नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आखिर कोई क्यों करे इन्वेस्ट और कहां मिल सकते हैं सबसे बढ़िया रिटर्न्स? क्या कहते हैं सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स? आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं इस वीडियो के द्वारा एड्रेस करने का प्रयास कर रहा हूं। उससे पहले ये डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो आई सजेस्ट यू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, एनी इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एजुकेशन के पर्पज से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने स्टॉक ग्रूवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये रहा साइड में, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को ऑप्शन चूज करके आप इस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप ऐसी वीडियो को पसंद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जेंटलमैन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है राजू। This is the gentleman, right? So Raju is going to ask certain questions and we are going to discuss what Raju has to say. So मैं आपको थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री बता देता हूँ, राजू करते क्या है। मान लीजिए राजू की मंथली इनकम है तकरीबन 50,000 रुपए। ये जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ये रुपए में, INR इंटरनेशनल रुपीज में बात कर रहा हूँ। 50,000 रुपए हर महीने राजू कमाता है, जिसमें से इसका महीने का जो खर्चा है, मतलब मंथली एक्सपेंडिचर, वो तकरीबन 30,000 का है। घर के जो अलग अलग खर्चे इनके होते होंगे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें से जो उनके पास हर महीने जो बचत होती है, जो सेविंग हो रही है, मंथली रादर में से कहूंगा, मंथली सेविंग वो कर रहे हैं लगभग 20,000 रुपए की। ठीक है जी, यहां से उनकी ये 20,000 है जिसका वो सेविंग कर रहे हैं महीने का। अच्छा, मान लेते हैं राजू एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं और उन्हें हर साल तकरीबन 10% का, यानी कि सालाना जो इंक्रीमेंट मिलता है, एनुअल इंक्रीमेंट यहां पे लिख रहा हूं मैं, वो मान लीजिए इनका होगा 10% की दर से, मतलब हर साल 10% का इंक्रीमेंट इनको मिलता है। ठीक है। और जो आपकी जो महंगाई की बढ़ने की दर है या कई और कारणों से उनका जो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसका खर्चा बढ़ेगा हर साल कुछ ना कुछ, तो हम इसको मान लेते हैं 8% का रेट ऑफ इंक्रीज ऑन दिस। इन्फ्लेशन लगा दीजिए कुछ भी, रेट ऑफ इंक्रीज मतलब 8% के हिसाब से हर साल ये बढ़ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात मान लेते हैं कि सपोज कीजिए अभी राजू की एज है लगभग 30 साल, 30 ईयर्स। ठीक है। और राजू का एक सपना है, काफी दिनों काम कर लिया और वो चाहते हैं कि वो 50 साल से ज्यादा काम ना करें। 50 साल के बाद वो एक, मतलब अगर इन्वेस्ट करना चाहे या डेली जाकर के ऑफिस, डेली उन गोल्स को मीट करना, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया कह सकते हैं, उससे बचना चाह रहे हैं, या वो कुछ नए आयाम बनाना चाहते हैं, वो मानना चाहते हैं कि 50 साल की एज पे वो रिटायरमेंट ले लें। सो उनकी रिटायरमेंट एज जो उन्होंने डिफाइन की है, वो अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स वो रखना चाहते हैं। अभी 30 साल के हैं, 50 साल पे रिटायर होना चाहते हैं, तो कितना टाइम बच गया? सो एज उनके पास कितना हुआ? आई वुड से टाइम लेफ्ट। कौन सा टाइम? टू अर्न, राइट? सो लेट मी राइट, टाइम लेफ्ट टू अर्न अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स। हम मान लेते हैं कि 20 साल अब उनके पास है और 50 साल के बाद वो एक आराम के जीवन जीना चाहते हैं, लाइफ। ठीक है। तो वो 20 साल और काम करेंगे, जो सैलरी लेंगे। इसके बाद वो एटलीस्ट सैलरी वाली लाइफ नहीं जीना चाहते हैं, तो 20 साल उनके पास और मिल गए। अब ये मान लीजिए कि राजू के जो खर्चे हैं वो फिक्स हैं। ठीक है जी, अभी खर्चे नहीं बढ़ने वाले, और इसके अलावा एक नया पैसा राजू खर्चने वाले नहीं है किसी और चीज में। ठीक है जी। तो उनके पास हर महीने 20,000 का एक कैश फ्लो आपके पास रहेगा, मतलब ये कैश है उनके पास, ये 20,000 का ये सेफ है, अलग से बच जाता है। ठीक है जी, 20,000 उनके पास ये बच जाता है। अब इसको अगर एनुअली बात करें, सो पर एनम अगर हम बात करें, ठीक है जी, सो हर साल राजू के पास, मैं इसको पेन को चेंज कर देता हूं, एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी? 50,000 एक महीने की, तो एनुअल इनकम 6 लाख रुपए। ठीक है जी, एक साल में 6 लाख रुपए उनकी कमाई है, जिसमें से उनका खर्चा साल का, सालाना खर्चा जो होगा एनुअल,
एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनते जाइएगा, मजा आएगा आपको आज के वीडियो में, आई एम श्योर। एनुअल एक्सपेंडिचर जो है वो उनका 3 लाख, देखिए कितना था, 30,000 हर महीने का था। सो 12 मंथ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 3,60,000, 12 3 ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया हमने 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 3,60,000, ठीक है, 36 बोला, 12 3 तो 3,60,000 उनका एनुअल एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब उनके पास बच जाता है एनुअल सेविंग, साल में उनके पास कितने रुपए बच जाएंगे, अब बचेंगे 2,40,000, ये रुपए उनके पास साल में बच जाते हैं। अब वो हर साल इसे बचत को अगले 20 साल तक जब करते रहेंगे, ठीक है, सो ही सेव्स इट फॉर नेक्स्ट 20 years। जब उसको हर साल हर महीने 20,000, तो मतलब हर साल 2,24,000 के हिसाब से जब अगले 20 साल तक बचाते हैं, तो उनके पास होगा 1,80,00,000 रुपए, ठीक है जी, 1,80,00,000 उनकी होगी बचत। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लीजिए, ये तब है जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस पूरे समय ना तो राजू ने कोई घर खरीदा है, ना कार खरीदी है, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सो नो एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ एनी होम, कोई कार नहीं वो खरीद रहे इसके अलावा, ठीक है जी, ना कोई महंगा उपहार किसी को दे रहे हैं, मतलब कोई गिफ्ट नहीं है, ठीक है, ना अपने रिश्ते नातेदारों पर कोई बड़ा खर्च करें, जैसे हम अगर कहते हैं ना सोशल कॉज या सोसाइटी में, रादर इसको मैं कहूंगा रिलेशंस में, किसी की ब्याह शादी में जाना, ऑल दैट जो एक नॉर्मल एक आम आदमी के घर में खर्चा होता है, वो मैं बात कर रहा हूँ। सोशली वो किसी भी तरह का बड़ा खर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ना कोई वो वेकेशन पे गए हैं, नो मोर एग्जॉटिक वेकेशंस, ठीक है जी, कोई बड़ी वेकेशन पे कहीं ज्यादा घूमने नहीं गए, कोई बड़ा फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, मतलब खुद वो किसी भी बड़े फंक्शन को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, ये सारी चीजें उन्होंने की नहीं है अभी तक, ठीक है, तब हमें माने उन्होंने 1,80,00,000 की बचत कर ली 20 साल में। और हाँ, 8% की ये जो हम बात करें ना, जो हर साल की जो बढ़त हो रही है, उसके हिसाब से उसके अकाउंट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी 8% बढ़ेगा, तो कितना टाइम और बचेगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो केवल 8 साल और इस अमाउंट को वो चला पाएंगे, कितना दिन और, 8 मोर years। उसके बाद ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट फिनिश हो जाएगा, 8 साल और, रिटायरमेंट के 8 साल बाद और इस अमाउंट को 1,80,00,000 को खर्च कर पाएंगे, करेक्ट, नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि 8% की बढ़ोतरी हो रही थी किसमें, खर्चे में, महंगाई के कारण या कोई और उनके कारण हो सकते हैं, बहुत सामान्य है, आप अपने जीवन में देखिए, पिछले साल से इस साल का आप कीजिए, 8% लगभग एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में खर्चा बढ़ जाता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं आपको, ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम, ठीक है, हो सकता है हर किसी पे एप्लीकेबल ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि अब जब अकाउंट में पैसे बचेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, तो अब सोचना पड़ेगा कि आगे बाकी जीवन में क्या। अब अगर राजू को ये चाहिए कि उनकी लाइफ में एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इससे आगे वो चलते रहें, तो क्या कोई ऐसा उपाय है? हाँ, अब एक बात करते हैं, अगला सवाल जो है कि क्या इसका कोई उपाय है ताकि उनकी जो सेविंग्स है वो थोड़ी ज्यादा हो सके। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के अनुसार एक उदाहरण हो सकता है कि वो अपने उस पैसे को ऐसे ही खाली पड़े रहने के बजाय राजू को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां वो कम से कम साल के 12% एनुअल रिटर्न उनको मिलना चाहिए, कम से कम ऐसी जगह वो इन्वेस्ट करें। तो ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो 20 साल बाद अगर वो इसको हर साल 12% उनको अगर मिलते हैं, 12 20 जो एक महीने में 20,000 वो सेविंग कर रहे हैं, ठीक है जी, तो साल में 2,40,000 है, हर साल इसके ऊपर जो आपका अमाउंट है, जो हम बात कर रहे हैं 2,40,000 एनुअली, ठीक है जी, इस पे अगर 12% एनुअल रिटर्न मिलेंगे तो आपको पता है पैसा कहां जाएगा, अगर ये इन्वेस्ट कर दिया जाए, ठीक है, पहले ये था नॉन इन्वेस्टेड, तब तक कहीं पे इन्वेस्ट नहीं था, केवल सेविंग थी, इट वाज ओनली सेविंग, ठीक है जी, अब अगर इन्वेस्ट हो जाएगा तो यही अमाउंट आप एक्सेल शीट पे या कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़
और अप्रोक्सीमेटली 27 लाख, 24 करोड़ 27 लैक्स, 20 लैक्स, 26 लैक्स समथिंग आता है। ठीक है जी। तो ये अमाउंट उनके पास हो जाएगा 20 साल बाद। आप खुद कैलकुलेट करके देख लो। बाकी अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी सारी चीजें पहले जैसी हैं, वो कुछ एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई गाड़ी, कार, लोन कुछ भी नहीं है उनके पास, यही स्ट्रीम है, यही चले जा रहा है। अगर वो 12% एनुअल रिटर्न ले लेते हैं तो वो 4 करोड़ 27 लाख ले आ रहे हैं। यानी कि देखिए, ये जो कमाल हुआ है, जहां ये 1 करोड़ 80 लाख था, आज वो 4 करोड़ 27 लाख भी हो सकता है अगर वो 12% एनुअल रिटर्न ले। ये कमाल है बेटर सेविंग ऑप्शन का या कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये लगभग देखिए कितना, ये तकरीबन 2.5 गुना, सॉरी टाइम्स नॉट परसेंट। ठीक है जी, ये तकरीबन 2.5 गुना हम बात कर रहे हैं अमाउंट हो जाता है। कहाँ 1 करोड़ 80 लाख और कहाँ 4 करोड़ 27 लाख। बाकी चीजों का भी ऐसी रखा है। ठीक है जी। तो ये पहले वाले सिस्टम का 2.5 गुना जो बड़ा है, इसमें आप केवल सेव कर रहे हो पैसा। ठीक है जी। कितना? 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करके। ठीक है, अभी इसमें कुछ और चेंज नहीं किया है। तो एक बात तो क्लियर है कि इन्वेस्ट करना खाली सेव करने से बहुत बेहतर हो सकता है। अब अगला सवाल यह है कि इन्वेस्ट करें तो कहां। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर शुड और कैन आई इन्वेस्ट। अभी इन्वेस्ट कहां करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टमेंट सिस्टम का अपना अपना रिस्क और रिटर्न एक प्रोफाइल होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देके चलना है। एवरी सिस्टम विल हैव देयर ओन इंडिविजुअल रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। अब ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार के, देखिए मेजर जो मैं बोलूंगा, मुझे समझ आता है कि दो तरह के हो सकते हैं। देखिए, पहला हो सकता है फर्स्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट, सॉरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसको मैं बोलूंगा फिक्स्ड इनकम असेट। ये कौन सी होती है? देखिए, इनका मतलब है, फिक्स्ड इनकम एसेट का मतलब है कि जहां आप एक प्रिंसिपल अमाउंट दे देते हैं, इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको पीरियोडिकली रिटर्न मिलते रहते हैं। ठीक है, वो चाहे 2 महीने में, 3 महीने में मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, या पूरे सालाना जो रिटर्न मिलते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, आप लोग कई बार क्या करते हैं, एफडी कर देते हैं, बैंक के अंदर एफडी कर दी। ठीक है, या आप कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट असेट्स होते हैं, ये आपको देते हैं। अच्छा, ये जो है अनुमानित जो मैंने देखा है, ये लगभग 6 to 8% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न दे देते हैं। ठीक है, ऐसे मेरा अनुमान है। प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। नो रिकमेंडेशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं। अपने एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट कीजिएगा। ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे रिसर्च करके लगा है। नाउ आप अगला, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। अब इसका सिचुएशन क्या है, इसमें क्या है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या होगा, दो तरह की इनकम वहां से बन सकती है। या तो आप एक रेंटल इनकम में जा सकते हैं, आप रेंट पे उस प्रॉपर्टी को उठा दो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करके, या आप उसका एक अप्रिसिएशन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अप्रिसिएशन। आज ले ली है, 6 महीने बाद, आज 1 करोड़ के लिए, 6 महीने बाद वो या साल भर बाद या 2 साल बाद वो आपने 2 करोड़ के निकाल दिए। ये इस तरह का अप्रिसिएशन लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं। इसके अंदर रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरे ख्याल से हर एक मैच्योर पर्सन आज इस चीज को जानता है कि हाँ, इसका पेपर वर्क एंड ऑल दैट, हाउ इट गोज ओवर देयर। तो इसको भी एनालिसिस करने की ज्यादा आवश्यकता है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक अगला ऑप्शन आप डाल सकते हैं, गोल्ड वगैरह में जा सकते हैं, इस तरह की स्कीम्स में जा सकते हैं, गोल्ड वगैरह में जा सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो विद दैट। इससे अगला एक और ऑप्शन जिसपे थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया और जो मुझे समझ आया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट इज इक्विटी, जिसे आप स्टॉक्स या शेयर कहते हैं। देखिए, जो ये जो स्टॉक्स है, मतलब ये जो इक्विटी है, इसमें ना कोई फिक्स गारंटी नहीं है, प्रॉफिट की या लॉस की भी कोई फिक्स गारंटी नहीं। ये ध्यान रखना, इसमें रिस्क भी है और इसमें रिवॉर्ड भी है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। आपने जो भी स्टॉक लिया है, जो भी शेयर लिया है, अगर उसका प्राइस ऊपर जाता है आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर बाई चांस प्राइस नीचे चला जाएगा तो वो आपके लिए एक रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, ये ध्यान है। लेकिन हाँ, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत जरूरी है और इसके पीछे भी बहुत सारी पढ़ाई आवश्यक है, नॉलेज बहुत जरूरी है। इस पर हम आगे बात करने वाले हैं।
तो अगर ऊपर जाता है स्टॉक तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आप किसी भी कंपनी से कोई भी शेयर खरीद सकते हो जो भी लिस्टेड है। इसके लिए आपको ना एक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, उसकी हेल्प चाहिए। सो भारत के अंदर दो तरह के, हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बीएससी, जिसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये पहले था, ठीक है जी। और एक है एनएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये उसके बाद इसको मतलब इसको बहुत ज्यादा व्यापक रूप पे बनाया, इसको थोड़ा एक्सपैंड किया गया, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी दोनों चल रहे हैं, अभी दोनों है, ठीक है ना। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पिछले 10-15 साल में, एक डेढ़ दशक के अंदर इक्विटी सेगमेंट में किस तरह के रिटर्न मिलते हैं, तो या तो आपको एक काम करना होगा, आपने एक एक इंडिविजुअल कंपनी को स्टडी करना है। मतलब इसका फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सब डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है जी, ये सब डिटेल में जाएंगे, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक एक कंपनी में जाना, उसका रिसर्च करना, समझना है क्या रहा है, उनकी बैलेंस शीट्स को चेक करना, यू विल गेट इट ओवर देयर। या हमारे जैसे सामान्य इन्वेस्टर की सहायता के लिए, ठीक है, कई चीजों में सहायता के लिए एक निफ्टी 50 नाम का ग्रुप है। ये निफ्टी 50, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, और ये कई बार हम लोगों की लाइफ लाइन भी होती है, मेरा ऐसा मानना है, बड़ा जबरदस्त चीज है। ये ऐसी 50 कंपनियों की टॉप 50, जो हमारे देश की टॉप कंपनियां हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। उस ग्रुप को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था, और उनके रिसर्च के अनुसार तकरीबन 2009 से 2021 का रिसर्च वो शेयर कर रहे थे। उनके हिसाब से ये जो निफ्टी है, इसी ने 14% का रिटर्न दिया है लगभग, ठीक है। आप मैच कीजिएगा जरा, कहाँ हम बात कर रहे थे, 6 से 8% यहाँ पे हमने लिखा था, और हम अब बात करें 14%। ये निफ्टी का रिटर्न मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, कई ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने 20 से 25% भी रिटर्न दिया, एनुअल रिटर्न, ये सॉरी, हाँ एनुअल रिटर्न की बात करें इस पीरियड के दौरान वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ अंडरस्टैंड, ये पिछले कुछ दशकों में हुआ है, एक साल के अंदर नहीं हो गया है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। अब इन बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, जो टॉप कंपनीज थी, हर कंपनी शायद ऐसा नहीं देगी, जो हमें क्या करना पड़ेगा इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, सबसे पहले आपको चाहिएगा समय, धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको चाहिए स्किल, यू नीड दैट स्किल। तीसरा, आपको नॉलेज, पूरी रिसर्च, फंडामेंटल, टेक्निकल, इन सब चीजों का एनालिसिस करके ये इस पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं कि हाँ कौन सी कंपनी बेहतर है आपके लिए, ठीक है। सो इसलिए एजुकेशन और प्रॉपर ऑथेंटिक जेन्युइन एजुकेशन इज मस्ट। टिप्स पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ने टिप्स में काम किया है, कहीं ना कहीं उसने, मेरा ऐसा अनुमान है, कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक को अपने साथ कैरी किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर information, proper education based on to this, though nobody can predict the market. So इतना सब जानने के बाद और एक्सपर्ट के रिसर्च के बाद इतना तो क्लियर है कि इक्विटी ये वो सेगमेंट है जिसमें, या जिसके रिटर्न्स बाकी सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे भारी पड़ सकता है। ये रिसर्च हमें बता रहा है, और डेटा, इट्स नॉट ओनली रिसर्च और जस्ट स्टेटमेंट्स, इट इज द डेटा दैट इज प्रूविंग इट, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। तो यहां से एक चीज तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, इक्विटी के अंदर वेटेज है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहां पे एक प्रॉफिट बन सकता है। इन चीजों को आगे और डिटेल करेंगे। तो अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको कुछ कुछ छोटे छोटे एपिसोड्स में डिवाइड किया है, और छोटे छोटे एपिसोड्स में मैं वीकली बेसिस पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा। प्रॉब्ली हो सका तो वीक में 2 भी कोशिश करूंगा, जैसा टाइम मुझे मिल पाएगा। एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शेयरिंग एपिसोड्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। अगले वीडियो में मैं अपने और एक्सपीरियंस और इन सब चीजों को और डिटेल में डिस्कस करने के लिए आपके साथ जरूर आऊंगा। कमेंट कीजिए आपका क्या एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आपका क्या एनालिसिस है, मैंने जो ये शेयर किया आपको क्या लगता है, आप इससे कितना सिंक में है। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।